इलेक्ट्रिक करंट में जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 9th 10th में हम लोग पहले कभी नहीं पढ़े थे, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे मोशन करते हुए मूव करते हैं, उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े, परसों पढ़े, फिर कल पढ़े और हम आज पढ़ रहे हैं। आज के क्लास की मुख्य विशेषता यह है कि आज हम लोग ओम के नियम का प्रूफ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ बहुत लोग पढ़ते हैं, पर ओम्स के नियम का प्रूफ बहुत अच्छे बच्चे ही जान पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर आपको पिछले दोनों क्लास के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि फिजिक्स ऐसा कभी भी कोई नहीं सीख सकता जो कि पीछे भूल जाए और वो आगे सीख जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये परसों का है, एक एक क्षण में हम आपको स्लाइड्स दिखाते जा रहे हैं। इससे आपका फायदा होगा, घाटा नहीं। इससे आपका फायदा होगा, घाटा नहीं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इसलिए चलता है, विद्युत धारा इसलिए चलता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं उसके लिए है कि 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बात, तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तो वो मूव करते हैं, फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो नेट करंट आप जीरो कह सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट जीरो। अब when there is no electric field applied on conductor, net current will be zero। ठीक, और एक चीज इसमें बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 तरह से मोशन कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी होता है और उस एनर्जी की वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। आई बात समझ में? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कारण जो इधर उधर घूमते हैं वो क्या कहलाता है? उसका थर्मल वेलोसिटी। क्या कहलाता है? थर्मल वेलोसिटी। एक चीज और भी समझ लीजिए, बहुत बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जो घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन में टक्कर हो रहा है। असल में इलेक्ट्रॉन लैटिस से जाकर टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे जाकर टकराते हैं? लैटिस से। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इस लैटिस में टकराया, या यहां से निकला इसमें टकराया, यहां से निकला इसमें टकराया, इस तरह से। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन टकराता है कि इलेक्ट्रॉन लैटिस में टकराता है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन लैटिस में टकराता है। ठीक है, उधर थर्मल वेलोसिटी भी था। लैटिस, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस जहां रहता है उसी को कहते हैं लैटिस। रिलैक्सेशन टाइम, यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 2 लगातार टक्करों के बीच लगा समय। तो टक्कर किसके साथ कर रहा है? तो लैटिस के साथ। अगला, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ लैटिस इन इलास्टिकली। किससे टकराता है? लैटिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मीन फ्री पाथ, the average distance traveled by the electrons between 2 consecutive collision is called mean free path। 2 लगातार कॉलिजन हो रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं,
उन सब का पाथ लेंथ जोड़ के टोटल नंबर से भाग दे दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया और वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ free electrons due to electric field is called drift velocity। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र अर्पित किया जाता है जिसके मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होने लगता है। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र के कारण स्थानांतरण के औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग। यहां तक हम लोग परसों पढ़े थे। अब कल ये डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं। कल जो हम लोग पढ़े ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप देखिए, जो भी बच्चे कल नहीं देखे होंगे, कि आप लोगों के समय को बचाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके आपके सामने इसको पूरी तरह से पहले समझाया गया और फिर ये। तो देखिए ध्यान से, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन को यहां आना चाहिए था वो यहां आ गया, इसको कहे ड्रिफ्ट। उसके लिए इस पे क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स। तो सब कुछ समझाए थे, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब दो मेथड बताए थे, एक एनसीईआरटी का मेथड और एक एससी वर्मा का मेथड। एनसीईआरटी के मेथड में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी डी इक्वल टू यू का मान 0 ई बाय टी बाय एम, और यही है आपका फॉर्मूला ई बाय एम इंटू टॉ। एचसीबी के मेथड में क्या किए थे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए थे, s के जगह पे x, u के जगह पे 0, टॉ हाफ ए टॉ स्क्वायर। जो बच्चे कल क्लास किए होंगे उनको तो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो इससे x निकला, उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो एवरेज वेलोसिटी निकला, इसको कहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ई बाय एम इंटू टॉ। अगर देखिए यहां पे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है v, लेंथ है l, तो रिलेशन होता है v इक्वल टू ई इंटू एल, v इक्वल टू ई इंटू एल। तो e के जगह पे आप पुट कर सकते हैं v बाय एल, तो वही बात है, यही फॉर्मूला है, e बाय एम टॉ v बाय एल। अगला जो है ये हिंदी में था, आप देख सकते हैं यही चीज हिंदी में है। सेम टू सेम हिंदी में है। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह भी कल का टॉपिक था। और इसमें क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, तो करंट पता करना है, तो उसका फॉर्मूला आया था I इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यही दोनों फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का पूरा क्लास इसी दोनों फॉर्मूला पे आधारित है, इसी दोनों फॉर्मूला पर आधारित है आज का क्लास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा चीज आपको बताया जाएगा कम से कम समय में। तो ये हो गया, इसी का ये हिंदी था। अगर आप नहीं लिए स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अब अगर आप फोकस करेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आज का टॉपिक प्रूफ ऑफ। आज ओम के नियम को प्रूफ करेंगे।
याद कीजिए ओम का नियम क्या था। ओम का नियम था V इक्वल टू आई आर, या आप बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू आई, या आप बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। बहुत सारे बच्चे कल भी बहुत सारी बात बोल रहे थे। आज आप ये क्लास कीजिएगा तो आज आपको समझ में आएगा कि कहां से ये ओम का नियम आया, कैसे कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से, हम क्या क्या और इतना में ही बहुत कुछ सिखाएंगे, एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा। हम जानते हैं पहला I इक्वल टू NEAVD। ध्यान से देखिए N क्या है, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि आप देखिए क्या हम सिखाए थे कि अगर ये एक कंडक्टर है और इसका एरिया A है और इसमें इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए VD वेलोसिटी से जा रहा है, तो करंट का मान होगा NEAVD। करंट का मान क्या होगा NEAVD। यही चीज कल हम प्रूफ किए थे, और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं काम हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज VD इक्वल टू क्या था, VD इक्वल टू था E/m इंटू टॉ। एकदम इसको कहिए इक्वेशन 1, इसको कहिए इक्वेशन 2। जितने भी बच्चे हैं आप समझ लीजिए ये करंट का फॉर्मूला है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आप देखते जाइए, और जो कल किए हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब गौर से देखिए E के जगह पे आपको लिखाया गया V/L, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो E बराबर होगा V/L। तो E बराबर लिख देंगे कितना V/L, तो VD बराबर हो जाएगा E/m इंटू टॉ और V/L, जहां की V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब एकदम आराम से इसको यहां पे पुट कर दीजिए। बस जितने भी बच्चे हैं 1 मिनट के लिए शांत से सोचिए। आपको ये फॉर्मूला दे दिए, आपको ये फॉर्मूला दे दिए, बोले रिलेशन, तो आप यहां पे VD का मान पुट कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं, गौर से देखिएगा। I इक्वल टू क्या होगा NEA, और VD के जगह पे ये पूरा चीज, तो E/m टॉ V/L। अब गौर से देखिए इसको ठीक करते हैं, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा NE² इंटू टॉ, ठीक है, A/L इंटू V। गौर से देखिए NE गुना हुआ E², टॉ ले लिए, M ले लिए, A और L को एक साथ रखे और पोटेंशियल डिफरेंस को एक साथ। अब अगर हम प्रूफ कर दें कि ये पूरा चीज कांस्टेंट है, अगर हम प्रूफ कर दें कि ये पूरा चीज कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल भी मानिएगा या नहीं मानिएगा। अगर हम प्रूफ कर दें कि ये पूरा चीज कांस्टेंट है किसी खास शर्त पर, तो आप मानिएगा कि नहीं I प्रोपोर्शनल टू V। कोई भी चीज आप पढ़े होंगे बचपन से, तो अगर Y प्रोपोर्शनल X दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ Y इक्वल टू KX, तो ये प्रोपोर्शनल कब माना जाएगा, जबकि ये क्या होगा कांस्टेंट, हाँ या ना। तो कोई भी चीज प्रोपोर्शनल कब माना जाएगा, जब ये कोफिशिएंट क्या होगा कांस्टेंट। क्लियर है। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनते जाइए। और बच्चों एक चीज और भी बता देता है, कल से ऐप पर ऑफलाइन क्लास के वीडियो कल शाम से ऐप पर ऑफलाइन क्लास के वीडियो मिलेंगे। कल शाम से ऐप पर ऑफलाइन क्लास के वीडियो मिलेंगे। क्लियर। कल शाम से ऐप पर ऑफलाइन क्लास के वीडियो
मिलेंगे। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम नहीं है तो आपके लिए वो व्यवस्था किया गया है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के वीडियो कल से 1 बाय 1 ऐप पे आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का जुड़ चुका है, अगर कुछ बच्चों का नहीं जुड़ा है तो आज हम लोग पूरी मेहनत से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे आज तक में एडमिशन ले चुके हैं उन सब का जुड़ेगा। उसके बाद से अब ये जोड़ कार्यक्रम बंद किया जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आप समझ लें, आई होप। ठीक है, और कल शाम से आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब अगर देखिए, ये हम प्रूफ कर दें इसको, क्या कांस्टेंट हम क्या सिखाए, अगर y इक्वल टू के एक्स है तो हम लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू x, या y प्रोपोर्शनल x है तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक ही शर्त पे ये प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर? अब इसको देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इसको अगर इधर कर दें तब क्या होगा, देखिए तो लिखते हैं, तो आई एम किधर गया, ऊपर, एन ई स्क्वायर बाय टाउ नीचे, एल ऊपर ए नीचे, इक्वल टू भी। गौर से देखिए क्या किए, इन सब चीज को इधर कर दिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए इक्वल इनटू आई। हाँ या ना? तो अगर इसको प्रूफ कर दिए कांस्टेंट तो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई, और अगर इसको भी प्रूफ कर दिए कांस्टेंट तो आई प्रोपोर्शनल भी। यही तो था मेरा ओम का नियम। तो पूरे ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, आई में भी डी का मान पुट करना पड़ा, आई में भी डी का मान पुट करना पड़ा, और जो भी चीज आया उन सबको कांस्टेंट प्रूफ करना पड़ा। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, गौर से समझिएगा। बोलिए, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से बोलिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास निश्चित होता है या अनिश्चित? इलेक्ट्रॉन का मास निश्चित होता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोलिए, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट। देखिए, एम आपका हो गया, ई हो गया। ठीक है, अब एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लिया जाए अगर आप कॉपर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, कॉपर, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप तो चेंज नहीं करेंगे। तो किसी भी मटेरियल का फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा, उसका जो है कैपेसिटी मूव करने का, जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहने का, उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आप अलग से कहीं से दे सकते हैं और निकाल सकते हैं, नहीं। जितना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना है उस पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन पर, तो उतना ही रहेगा। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीन चीज हो गया। अब हमारा बच गया क्या, टॉ। क्या बच गया, टॉ। टॉ है रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से टक्कर लगा के दूसरे जगह आता है, उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर वेलोसिटी निश्चित हो, बोलिए, अगर वेलोसिटी निश्चित हो तो टाइम भी निश्चित होगा या नहीं होगा? अगर वेलोसिटी निश्चित हो तो टाइम भी, टकराने का जिस वेलोसिटी से एक बार आया दोहरा के भी उसी वेलोसिटी से आएगा, तो टाइम निश्चित होगा। अच्छा, वेलोसिटी कब निश्चित होगा, जब उसका एनर्जी निश्चित होगा,
और एनर्जी कब निश्चित होगा? जब टेम्परेचर निश्चित होगा। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम एक ही शर्त पे कांस्टेंट हो सकता है, जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एन कांस्टेंट। एन किस पे निर्भर करेगा? मटेरियल पे। एम किस पे निर्भर करेगा? मटेरियल पे, पदार्थ पे। तो अगर पदार्थ निश्चित है, कॉपर लिए हैं, तो एन भी कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। अगर ये चारों चीज कांस्टेंट हो गया तो बोलिए ये पूरा कांस्टेंट हुआ। एल क्या है? एल क्या है? एल है लंबाई। तो अगर आप एक कोई कंडक्टर लिए तो उसको अगर आप खींचिए नहीं, दबाइए नहीं, तो उसका लंबाई भी निश्चित रहेगा और एरिया भी निश्चित रहेगा। तो एल और ए। तो अगर ये सब चीज कांस्टेंट हुआ और आप खींच और दबा नहीं रहे हैं तो ये दोनों भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये पूरा चीज क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। क्या बोल सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू I। अब तो यही जो कांस्टेंट है, जो कि आपको दिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो अभी हम तुरंत इसको फिर से लिख देंगे। देखिए इधर V इक्वल टू m बाय एन स्क्वायर टॉ L बाय ए इंटू आई। ये देखिए, तो ये पूरा चीज हमारा क्या आ गया? कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? I। और आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो यही जो राशि हुआ इसको कहा गया कितना? R। तो असली आज तक आप ओम्स लॉ का नाम तो सुने होंगे बहुत, ओम्स लॉ का नाम तो सुने होंगे बहुत, पर क्या इसका आप प्रूफ जानते थे? अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ। तो नाम जानने से नहीं होता है, अंदर में काम जानना पड़ता है। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये टॉ। तो इसीलिए आप सुने होंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन उसके साथ भी और कुछ कुछ सुने हैं। ठीक है, वो सब क्या है? वो है लेंथ, एरिया। इसी के लिए बोला जाता है सेम फिजिकल कंडीशन। क्या बोला जाता है? सेम फिजिकल कंडीशन। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसको 1 मिनट के लिए देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो लोग चैट ना करें। ठीक है, अब हम आगे आपको दिखाते देंगे। हड़बड़ाना नहीं है, आगे बहुत कुछ है। आर क्या? रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सब आज समझना है आपको। अभी क्या समझना है? खाली ये चीज क्या हो गया? कांस्टेंट। ये चीज क्या हो गया? कांस्टेंट। आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा चीज देखिए, होगा तो हम फिर लिख देंगे जरूरत पड़ने पर। इसी चीज को हम यहां पर आपके सामने ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन प्रथम नियम के आधार पर, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए VD का फॉर्मूला इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। I बराबर NEAVD इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, V बराबर इतना। और ये चीज को हम क्या प्रूफ किए? कांस्टेंट। यहां सब कुछ लिखे हुए, मास ऑफ M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन M। ठीक है, इस पूरे में देखिए, इस पूरे में L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। सब का नाम लिखे हैं और हम प्रूफ किए कि मास कांस्टेंट, E कांस्टेंट, N कांस्टेंट, और अगर कंडक्टर का लंबाई और एरिया कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये तीनों भी कांस्टेंट। तो 3 3 6 चीज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हम प्रूफ कर दिए कि अगर लंबाई
मटेरियल, बोलिए, अगर लंबाई, मटेरियल, एरिया और टेम्परेचर, क्या क्या, लंबाई, मटेरियल, एरिया और टेम्परेचर। लंबाई, मटेरियल, देखिए एल हुआ लंबाई के लिए, एन हुआ मटेरियल के लिए, ए हुआ एरिया के लिए, टॉ हुआ टेम्परेचर के लिए। तो ये अगर चारों चीज कांस्टेंट हो जाए, क्या क्या, लंबाई, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जल्दी से इसको लिखिए फास्ट। टोटल चीज इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। तो ये पूरा चीज मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट। क्या शर्त बोलिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि ये पूरा चीज कैसे कांस्टेंट हुआ, तो आप बोलिएगा कंडक्टर का लेंथ हम कांस्टेंट माने हैं, कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट माने हैं, कंडक्टर का मटेरियल कांस्टेंट माने हैं और कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट माने हैं। ये चारों चीज हम कांस्टेंट माने हैं, तो ये पूरा चीज क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब आप कोई तार में कंडक्टर डालते हैं तो भैया उसका मटेरियल तो आप कॉपर लीजिएगा तो कॉपरेंट डालिएगा, लंबाई जो रहेगा वही ना रहेगा, खींचने तो नहीं लगेगा, एरिया जो लगेगा वही ना रहेगा, और रूम का जो टेम्परेचर है वही रहेगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा तब तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट, तो भैया इट मींस, देखिए इसका मतलब, इफ मटेरियल इज फिक्स्ड, लेंथ इज फिक्स्ड, एरिया इज फिक्स्ड, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज फिक्स्ड, देन दिस इज कांस्टेंट। यही तो बोल रहे थे बार बार, इसीलिए बोले जो जो चीज समझा रहे हैं वो सब लिखा हुआ दे दिए। पहले क्या होता था, कुछ कुछ चीज समझा देते थे, उसको उतना लिखते नहीं थे। अब टोटल चीज आपको लिखा हुआ मिल रहा है। यही हम इस पेज से पहले 5 बार चिल्ला चुके हैं, अभी फिर बता दी। तो इसका मतलब यदि चालक का पदार्थ नियत हो, इसकी लंबाई नियत हो, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो और इसका तापमान नियत हो, तो ये पूरा चीज क्या होगा, नियत। और V प्रोपोर्शनल I V इक्वल टू IR। तो नाउ द स्टेटमेंट, और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। यह नियत राशि चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अब कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आया, लंबाई, एरिया, टेम्परेचर, यानी कि आप खींच नहीं रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई खिंचाव उत्पन्न नहीं हो रहा। यही कहते हैं सेम फिजिकल कंडीशन या कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये लिखा हुआ हजारों लोग पढ़ता है, पर ये कहां से आता है ये बहुत कम लोग समझता है। ये ही खासियत है, आप जो अभी यहां मौजूद हैं बस इसी कारण कि ये लिखा हुआ बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन इसका प्रूफ ये देखिए, दिस इज द प्रूफ। कैसे हुआ, ये कहां से आया, यहां से। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कहने का मतलब L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, टॉ कांस्टेंट, N कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड फिजिकली कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये किसका स्टेटमेंट है, ओम के नियम का। जल्दी लिखिए। फास्ट, हो गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एकदम आपको बोलने का याद हो जाना चाहिए कि भैया एक मटेरियल लिए तो मटेरियल फिक्स्ड, उसका लंबाई लिए तो लंबाई फिक्स्ड, उसका एरिया लिए तो एरिया फिक्स्ड। अगर आप खींचतान नहीं करेंगे तो ये सब चीज रहेगा फिक्स। टेम्परेचर फिक्स करेंगे बस ये पूरा चीज हो जाएगा कांस्टेंट, तो भी प्रोपोर्शनल। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर है इतना। अब इसी को क्या कहे, आर। तो ये देखो ओम के नियम का कथन चालक के नियत भौतिक स्थिति पर। अब हिंदी वाला सोच रहा होगा जा हमको नहीं, नहीं सबके लिए है। चालक के नियत भौतिक स्थिति पर इससे गुजरने वाली विद्युत धारा इसके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर के
समानुपाती होता है। ठीक है, आर है रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग ये वाला देखिए, और अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? हम जान गए हैं, देखिए हम जान गए हैं कि इसको क्या बोलेंगे, आर। अब हम समझेंगे कि इसको आर हम बोलेंगे क्यों। क्या समझेंगे? इसको आर बोलते हैं, पर आज अभी हम समझेंगे कि इसको आर क्यों बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, V बराबर फलाना इंटू आई। सोच के देखिए, अगर इसका मान बढ़ेगा तो आई का मान घटेगा कि नहीं? सोच के देखिए, क्योंकि ई तो इधर आएगा। गौर से देखिए, आपको एकदम आराम से समझाते हैं। सब लोग बच्चों देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये चीज को कुछ भी मान लीजिए के, ओहो, इस चीज को क्या मान लीजिए के। अब इसको इधर कीजिए तो V बाय के इक्वल टू लिख सकते हैं आई। सोच के देखिए, इस पूरे चीज को कांस्टेंट था के मान के इधर कर दिए। अब बताइए, के का मान बढ़ेगा तो आई का मान घटेगा कि नहीं? कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। के का मान बढ़ेगा तो यानी इस कांस्टेंट का मान बढ़ने से करंट घटता है। बोलिए, इस कांस्टेंट का मान बढ़ने से करंट घटता है। बोलिए, इस कांस्टेंट का मान बढ़ने से करंट घटता है। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, ये करंट में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका मान बढ़ने से करंट घट जाता है। इसका मतलब है ये है बाधक, इसीलिए इसका नाम दिए क्या? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक प्रकार का बाधा होता है। वो रेजिस्टेंस कैसे भी हो सकता है। पानी में आप चलिए, पानी में भी रेजिस्टेंस आपको होगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। घर्षण भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, हवा भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। तो जो भी चीज आपके चालक में यानी कि आपके चलने में बाधक बना, वो सब क्या कहला है? रेजिस्टेंस। तो यहां है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में जो बाधा हुआ उसको कहे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये जो चीज है ये एक प्रकार से क्या है? बाधक है। इसका मान जितना कम रहेगा करंट उतना ज्यादा रहेगा, तो इसी को बोला गया रेजिस्टेंस। तो आइए अब, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। अब एक खुशखबरी बताएं आपको, कंडक्टर एक ऐसा चीज है, वही इलेक्ट्रॉन को जाने में मदद भी करता है और वही रोकता भी है। बड़ा विचित्र है कंडक्टर, क्या कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने भी देता है और वही इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। यानी कि कंडक्टर के जिस क्वालिटी के कारण वो जाता है उसी क्वालिटी के कारण रुक भी जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंडक्टर क्या क्या करता है, तो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को जाने में भी मदद करता है और कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को रोकना भी चाहता है। तो कंडक्टर के पास दोनों तरह का क्वालिटी है, रेजिस्टेंस भी और कंडक्टेंस भी। अगर आप थोड़ा मजा से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे यार ये तो रोकता भी है, और यही आज तक सुने तो थे रेजिस्टेंस। असल में क्या था कि कोई कंडक्टर, कोई तार, उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है तो वो उसको रोकने लगता है। ठीक है, अच्छा, तो तार नहीं रहेगा तो क्या प्रवाहित हो जाएगा? नहीं, तार के ही कारण प्रवाहित होता है और तार ही रोकता है। तो द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अलग ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। तो लिखते हैं द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे आर से सूचित किया जाता है। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जल्दी से इसको लिखिए। वाओ, कंडक्टर हैज बोथ फ्रेंडली एंड एनिमी नेचर। वेरी गुड। विशाल ने ये फ्रेज दिया है कि कंडक्टर के पास
कंडक्टर के पास दोनों तरह का गुण मौजूद है, ये जाने भी देता है और रोकता भी है, फ्रेंडली भी और एनिमी भी। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़े, इतना। अब अगला जो होने वाला है वो आपके लिए टेंशन होने वाला है। ये देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आपको डायमेंशनल, ये बात हम कल बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज आपको काम दिए कि रेजिस्टेंस का टाइम, आप 11th में तो पढ़े होंगे, 11th में अच्छा खासा समय भी बर्बाद हुआ होगा, पर अगर कुछ याद नहीं है तब तो गड़बड़ है। तो चेक कीजिएगा क्या याद है, बहुत बच्चे जरूर बनाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस VBI ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए, ये याद रखिएगा, बोर्ड के लिए, ठीक है, नॉट फॉर कंपटीशन। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं। किस ढंग से? दूसरे ढंग से। आप समझिए, आप समझिए, अभी तुरंत हम आपको समझाए थे, देखिए ध्यान से, अभी तुरंत बताए थे, V इक्वल टू ए कांस्टेंट इंटू आई था, इसको हम क्या बोले थे? के। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसी के को क्या बोले? रेजिस्टेंस। तो ये के अगर प्राप्त करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? V बाय आई इक्वल टू के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? के को छोड़ दीजिए, आई को इधर की, तो V बाय आई इक्वल टू के, यानी कि रेजिस्टेंस को आप एक दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या? अनुपात, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अनुपात को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो यही बात यहां लिखा हुआ है,